नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के ज्ञान के एक ऐसे खजाने पर बात कर रहे हैं जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। ये है शालिहोत्र संहिता, एक पूरा ग्रंथ घोड़ों के ऊपर। हाँ, तो हमारे पास इसके बारे में कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं और हमारा मकसद ये समझना कि भाई ये लगभग 4000 साल पुराना ज्ञान आज भी क्यों मायने रखता है और ये हमें उस समय के बारे में क्या सिखाता है। कहते हैं ये दुनिया की पहली ऐसी किताब है जो घोड़ों पर इतनी विस्तार से लिखी गई। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। शुरुआत करते हैं इसकी जड़ों से। ये ग्रंथ महाभारत काल से भी पहले का बताया जाता है, लगभग 2350 ईसा पूर्व का। और इसके रचयिता थे शालिहोत्र ऋषि, जिन्हें पशु चिकित्सा का जनक भी कहते हैं। हई गोरिश के पुत्र थे वो। मतलब बहुत ही पुरानी बात है ये तो। हाँ बिल्कुल। और देखिए इसका महत्व सिर्फ ये नहीं कि ये पहली किताब थी घोड़ों पर, इसका प्रभाव देखिए। इसी ग्रंथ के नाम पर प्राचीन भारत में पशु चिकित्सा को शालिहोत्र शास्त्र कहा जाने लगा। अच्छा। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये उस ज्ञान के प्रति एक गहरा सम्मान दिखाता है। और सोचिए आज भी भारत में कई जगहों पर जो पारंपरिक अश्व चिकित्सक है ना, उन्हें शालिहोत्री कहते हैं। अगर वाह, आज भी। हाँ, आज भी। ये दिखाता है कि वो परंपरा, वो ज्ञान कितना गहरा और जीवित रहा है सदियों तक। कमाल है वाकई। अच्छा, इसमें घोड़ों के वर्गीकरण का जो तरीका है वो भी बड़ा दिलचस्प लगा मुझे। बताया गया है कि इसमें 48 तरह के घोड़ों का जिक्र है और ये वर्गीकरण उनके शरीर पर जो बालों के भंवारे होते हैं ना, वोरल्स, हाँ, आवर्त, उनके आधार पर किया गया है। मतलब कितना सूक्ष्म अवलोकन रहा होगा ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सिर्फ गिनती नहीं थी, उन्होंने उत्तम घोड़े के लक्षण भी बताए, जैसे लंबा मुंह होना चाहिए, नाक, माथा, खुर भारी हो, जीभ और होंठ लाल हों, पर कान और पूंछ छोटी बताइए। अच्छा, कितनी छोटी? हाँ, माप भी दिया। कान लगभग 6 अंगुल, मतलब करीब 6 उंगलियों की चौड़ाई, और पूंछ 2 हाथ, यानी कोहनी से उंगलियों तक की लंबाई। ये जो सटीक माप है ना, ये दिखाते हैं कि उनके दिमाग में एक आदर्श घोड़े की तस्वीर बिल्कुल साफ थी, शायद प्रजनन के लिए या घोड़े चुनने के लिए। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये कि ग्रंथ कहता है घोड़े का सबसे जरूरी गुण है उसकी गति, स्पीड। साफ साफ लिखा है कि चाहे घोड़ा कितने ही ऊंचे खानदान का हो, सुंदर रंग का हो, शुभ आवर्तों वाला हो, अगर तेज नहीं दौड़ता तो बेकार है। हाँ, और यही बात उस युग की व्यावहारिकता को दर्शाती है ना? मतलब ये सिर्फ सुंदरता या नस्ल की बात नहीं थी, ये उपयोगिता की बात थी। सही। शायद युद्ध के लिए या परिवहन, संचार, घोड़ों की रफ्तार ही सबसे ज्यादा मायने रखती थी उस वक्त। इससे पता चलता है कि वो सिर्फ दिखने में अच्छे घोड़े नहीं, बल्कि काम आने वाले जानवर चाहते थे। ये उस समय की जरूरतें दिखाता है। और घोड़ों के नाम रखने का तरीका भी, वो भी उनकी पैनी नजर दिखाता है। कुछ नाम तो शारीरिक खासियत या कहें तो कमी पर थे, जैसे त्रयंड यानी 3 वृषण वाला घोड़ा, त्रिकर्णन 3 कान वाला, या हीनदंत बिना दांत वाला। और कुछ नाम गति के आधार पर थे, तुषार, तेजस, धूमकेतु, ताड़ज। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये दिखाता है कि वो शरीर को कितनी गहराई से समझते थे, उनकी शारीरिक समझ कितनी अच्छी थी। पर इसी समझ का एक और उदाहरण देखिए, ग्रंथ में घोड़े के शरीर में 12,000 शिराओं का उल्लेख है। 12,000? हाँ, 12,000। अब देखिए, हो सकता है आज का जो मॉडर्न एनाटॉमी है वो इससे सहमत ना हो, संख्या शायद अलग हो, लेकिन उस जमाने में शरीर के अंदर के सिस्टम को इतने विस्तार से समझने की कोशिश करना, उसे दर्ज करना, ये अपने आप में असाधारण है। सही बात है। ये एक तरह की वैज्ञानिक जिज्ञासा दिखाता है। तो ये 12,000 शिराएं, क्या इसका कोई मतलब, कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी हो सकता था उस समय की सोच में, जैसे ऊर्जा प्रवाह या कुछ और? ये संभव है, बिल्कुल संभव है। हालांकि ग्रंथ में शायद इसका सीधा जिक्र ना मिले। प्राचीन ज्ञान प्रणालियों में अक्सर भौतिक और सूक्ष्म जगत जुड़े होते थे, लेकिन अगर सिर्फ शारीरिक स्तर पर भी देखें तो ये उस समय के हिसाब से बीमारियों और उनके इलाजों की जो समझ थी उसे दर्शाता है, जिसका जिक्र भी ग्रंथ में है। और साथ ही घोड़े की औसत उम्र वो 32 साल बताई गई है। 32 साल? हाँ, जो उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा पॉइंट रहा होगा, मैनेजमेंट के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए भी। ये सब जानना तो बहुत प्रभावशाली है सही में। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज के इस डिजिटल युग में इस 4000 साल पुराने ग्रंथ की क्या प्रासंगिकता है, क्या महत्व है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता कई स्तरों पर है। एक तो जैसा हमने पहले कहा, वो शालिहोत्री शब्द का आज भी जीवित रहना,
ये इसकी गहरी सांस्कृतिक छाप दिखाता है। हाँ, वो तो है। और दूसरा, आप आज भी आधुनिक अश्व चिकित्सा यानी वेटरिनरी साइंस की किताबों में इसका जिक्र पाएंगे। इसके ऐतिहासिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इससे भी बढ़कर ये ग्रंथ हमें प्राचीन भारत में विकसित जो व्यवस्थित अवलोकन था, वर्गीकरण का तरीका था और चिकित्सा ज्ञान था, उसकी एक झलक देता है। यह हमें याद दिलाता है कि वैज्ञानिक सोच और पशुओं के प्रति गहरी समझ का हमारा इतिहास बहुत पुराना है। और शायद ये आज भी जो हमारी देसी नस्लें हैं या पारंपरिक पशु चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन्हें समझने में कुछ मददगार हो सकता है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो शालिहोत्र संहिता सिर्फ घोड़ों पर एक पुरानी किताब नहीं थे। ये अश्व चिकित्सा में एक मील का पत्थर थे। इसमें वर्गीकरण का अद्भुत विस्तार था, गति जैसी व्यवहारिक चीजों पर जोर था और अपने समय के हिसाब से तो काफी उन्नत चिकित्सा ज्ञान इसमें मौजूद था। बिल्कुल सही। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना? कि अगर हजारों साल पहले घोड़ों जैसे जानवरों के बारे में इतना बारीक, इतना व्यवस्थित और इतना व्यावहारिक ज्ञान मौजूद था, तो प्राचीन संस्कृतियों के पास और कौन-कौन से क्षेत्रों में ऐसा ही परिष्कृत, सोफिस्टिकेटेड ज्ञान रहा होगा, जिसे शायद हम आज भूल चुके हैं या पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं। ये सिर्फ घोड़ों की बात नहीं है, ये हमारे अतीत की पूरी ज्ञान प्रणालियों की गहराई पर एक बार फिर से सोचने का निमंत्रण है।